नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सीजीएल मेंस का पेपर। ये 2024 का पेपर है और 18 जनवरी का सेट है। अब बहुत सारे बच्चों का पेपर हो गया है। वैसे इसका सोल्यूशन उन सभी बच्चों के लिए जिनका पेपर अच्छा हुआ है किसी काम का नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनका पेपर खराब हुआ है उनको ये समझना है कि इस पेपर में उनसे क्या गड़बड़ी हुई है। और जो आने वाले बच्चे हैं जो अगले साल का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए इस पेपर का सोल्यूशन इसलिए देखना ज़रूरी है, उन्हें समझना ज़रूरी है कि पेपर किस तरीके का आ रहा है। जब वो अगली बार एग्ज़ाम में प्रिपेयर होके जाएंगे तो किस तरीके से अपनी तैयारी करें, क्योंकि यही पेपर आपको आना है, यही पैटर्न आना है, प्लस माइनस 5-10% होता है। तो वैसे उनको अपनी प्रिपरेशन की नींव इसी हिसाब से रखनी है। इस वजह से पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे से पूछो कि पेपर कैसा था, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को लगेगा पेपर ईजी टू मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था। मैं आपको कहूँगा ईजी टू मॉडरेट के बीच में था, मॉडरेट भी नहीं था, पेपर बहुत हल्का था पूरा पेपर देखने के बाद। इसमें पैराजम्बल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लेंदी लेंदी है, जिसको देख के कुछ लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी महसूस होगी। पर पैराजम्बल जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, अगर वो आपने सीख रखा है तो कुछ सेकंड्स में पैराजम्बल इसके सॉल्व कर सकते हो। तो वो वीडियो को शुरू से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं पहले बता दूं, मैं अकेला ऐसा शिक्षक हूं जो आपको इंग्लिश एसएससी सीजीएल के लिए बड़ा लाजवाब पढ़ाता हूं, पर अकेले ही ऐसा शिक्षक हूं जिसका प्रोनाउंसिएशन स्किल बहुत ही खराब है। अपन हिंदी माध्यम के जो है छात्र रहे हुए हैं, तो कितना भी इम्प्रूव कर जाए, अपन ग्रामर इम्प्रूव कर जाएंगे, अपन वो सारे पॉइंटर्स पिक कर जाएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पर हमारा प्रोनाउंसिएशन ना अभी भी माशाल्लाह वैसे ही रहेगा। तो प्रोनाउंसिएशन को जरा सा साइड रखिएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो चीज़ें अपन पिक कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ कौन कौन से सेक्शन से चीज़ें आती है, उन पे ध्यान रखिएगा। तो चलो चलते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, राशिद वॉज नॉट एबल टू डैश 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 द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। देखो, इसकी हिंदी मीनिंग साफ साफ समझ में आ रही है, और इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अगर बोलूं तो मैं कहता हूं 0/10 है। 0/10 का मतलब है कि कोई एक बच्चा भी इस क्वेश्चन में फंसना नहीं चाहिए। ये इतना वाहियात क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि जो राशिद है वो एक्सीडेंट जो हुआ था उसका जो दर्द है वो सहन नहीं कर पा रहा था। तो आपको सहन नहीं करने के लिए वर्ब ढूंढना है। सहन नहीं करने का जो शब्द होता है ये बहुत नॉर्मल शब्द होता है। हम बोलते हैं ना कि हम बियर नहीं कर पा रहे, बियर नहीं कर पा रहे, सहन। बस स्पेलिंग ध्यान से देखना है, ये वाली स्पेलिंग होती है BEAR। ये वाली बियर उन छात्रों के लिए है जो इस एज में आ गए, युवा अवस्था में, जो हर शाम को जो है पी के लुढ़के रहते हैं, ये वाली बियर है। इसके बाद है बेयर। इस बेयर का मतलब नेकेड या कम क्वांटिटी का डिस्कशन करते हैं तो ये बेयर का इस्तेमाल होता है, जैसे बेयर मीन्स बोलते हैं हम, ठीक है ना। कई बार आप इसको देखोगे तो बेयर मीन्स मतलब संसाधन होता है, ठीक है। और ये बायर मतलब खरीदार होता है, ठीक है। तो आपके पास ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इसकी डिफिकल्टी लेवल 0/10 में, मतलब ये सबसे आसान सवाल है। ये हर बच्चे को कर लेना चाहिए जो मेंस में गया है। प्री में गलती कर सकते हो, पर अगर प्री क्लियर करके मेंस तक पहुंचे हो तो इतना तो पढ़ाई किया होगा आपने कि इस तरीके के क्वेश्चन को गलत ना करो। अगला सवाल है, दिया हुआ है एक जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो सबसे सही तरीका क्या होता है? सबसे सही तरीका होता है वर्ब देखना। अगर हम वर्ब की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है डिड। डिड को किस में कन्वर्ट करते हैं? डिड को कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, वॉज वर्ब में और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, ये निगेटिव सेंटेंस है नहीं, इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हैज लगा हुआ है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इज लगा, ये नहीं हो सकता। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। मतलब हमने अभी तक ये भी नहीं पढ़ा कि सेंटेंस क्या कह रहा है, उसकी मीनिंग क्या है। लेकिन अगर हमें एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखता है तो सबसे पहले हम वर्ब चेक करते हैं। जैसे वर्ब चेक करते हैं वैसे हमें कई बार, मतलब 80% 90% टाइम जो है हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है। इसकी डिफिकल्टी लेवल जो है 0/10 है। मतलब हर बच्चे को जो है इसको सही कर लेना चाहिए, किसी एक बच्चे से गलत ना हो जाए। अगला है, वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक। अब सवाल ये आता है, वन वर्ड बताना है। तो जब हम बात करते हैं वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, क्या ये पहली बार आ रहा है, फर्स्ट टाइम है, या इससे पहले आया हुआ है? आप 90 डेज वोकैब प्लानर देखना, ये मेरी बुक है वोकैब प्लानर। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसी में है, मतलब हमने इसे ऑर्गेनाइज किया है तो मैं इस रिसोर्स को रिकमेंड कर रहा हूं। ज्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में से डाला है जिससे कि आप वोकैब को कंज्यूम कर पाओ सही से, ठीक है ना। मतलब बहुत सिस्टमेटिक वे से 90 दिन का प्लान करके दिया, 90 दिन कंज्यूम कर लो, 90 दिन में याद हो जाएगा। आप ध्यान से जाके देखोगे उसमें तो आपको ये पता चलेगा
कि ये 4-5 बार तो उसमें मेंशन होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर मेरे से पूछोगे तो सीजीएल, एसएसएल, सीपीओ और एमटीएस स्टेनो सब मिला के 10 एक बार ये सवाल पूछा गया है। जब 10 एक बार कोई सवाल पूछा जा चुका है तो फिर डिफिकल्टी लेवल क्या होनी चाहिए? डिफिकल्टी लेवल 0/10 होना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब जो होगा, जो मिस्टेक ना कमिट करे, उसे इनफेलिएबल बोलते हैं। याद करने का तरीका मैंने इसे याद रखा था, जो ना फैले, जो ना फैले, जो ना फैले मतलब जो मिस्टेक ना करे। ये हमारी बोलचाल की भाषा में फैल गया भाई, बहुत वाहियात आदमी है, फैल गया, मतलब बहुत गलतियां होती है। जब भी कोई काम दे दो बस फैल जाता है, मतलब गलतियां बहुत करता है। ये आदमी नहीं फैलता है भाई, मतलब इसका काम बहुत सही है। तो सवाल वही ना, वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, जो मिस्टेक ना कमिट करे उसको क्या बोलते हैं? इनफेलिएबल। अब अगला जो शब्द आता है प्रीवियस ईयर के पेपर में, उनको भी याद करना पड़ता है। जैसे इनएविटेबल दिया हुआ है, इनएविटेबल का मतलब है जिसे अवॉइड ना किया जा सके, ठीक है ना। इम्प्रिजनेबल दिया हुआ है, ये होता है अभेद, जिसे भेदा ना जा सके। इनइमिटेबल का मतलब होता है जिसे इमिटेट ना किया जा सके, इमिटेट मतलब कॉपी किया जा सके, जिसे का अनुकरण ना किया जा सके। अनुकरणीय इसको हिंदी में बोल सकते हो, अनुकरणीय, जिसका अनुकरण ना किया जा सके, जिसको कॉपी ना किया जा सके, जिसको इमिटेट ना किया जा सके, इनइमिटेबल होता है, इनइमिटेबल। अगला है इनहेंस। अब जब इनहेंस की बात करें, फिर से मैं इस शब्द को बोलूं, इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है? इसकी डिफिकल्टी लेवल 0/10 है। 0/10 होने का मतलब, इनहेंस का मतलब ये हो गया कि किसी चीज को बढ़ाना, इंप्रूव करना। इनहेंस मतलब इंप्रूव करना। लगभग अगर आप मेंस में पहुंचे हो तो सब लोग जानते हो इस शब्द को। अब आया इनरिच। इनरिच करने का मतलब भी इंप्रूव करना होता है, इनहेंस करना होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। मिराकल तो एक अलग सा ही बात हो गया, इसका कोई इससे लेना ही देना नहीं है। मिराकल हो गया, मिराकल हो गया। मिराकल तो नॉर्मल सा शब्द है, सब जानते होंगे। रेलेवेंस होना, किसी से लेना देना होता है, रेलेवेंट होना। तो ये वाला ऑप्शन इसके साथ है नहीं, ये नहीं, ये सिनोनिम्स हो गया। ऐसे भी तो सॉल्व किया जाता है। तो बचा हुआ सही जवाब क्या हो गया? इम्पेयर। चलो आगे चले। अगला सवाल है, ये आपका एरर का सेक्शन है। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश इट बी मच क्विकर। अब देखो, इस सवाल में बहुत सारे लोग फटाफट पहुंच गए होंगे कि इसमें गड़बड़ी क्या है। इसमें गड़बड़ी इट विल बी मच, इट विल बी मच क्विकर होना चाहिए। लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको यह भी पता होना चाहिए किन किन जगहों पे एरर, पॉसिबल एरर हो सकता है। पॉसिबल एरर यहां पे होता है क्योंकि आपको ये पता है कि आर्टिकल ए एन हमें सिखाया जाता है। आर्टिकल ए एन सिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है ये होगा, ये वॉवेल के साथ आएगा, और ये जो आएगा ये कॉन्सोनेंट के साथ आएगा। ये ऐसा हमें सिखाया जाता है। लेकिन एच हमें पता है क्या है? एच हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ए ई आई ओ यू ये हमारा वॉवेल होता है। लेकिन इसमें हम हिंदी साउंड लेते हैं, तो हिंदी साउंड के हिसाब से आवर लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? इसको आवर लिखते हैं, आवर लिखते हैं। और हिंदी साउंड में जो आ आता है वो हमारा वॉवेल होता है। तो यहाँ पे एन सही लगा हुआ है। और दूसरा एरर यहाँ पे आ सकता है, अगर कोई लोग इसको ठीक से पढ़ रहे, टू गेट टू और टू गेट ऑन वर्क, टू गेट ऑन वर्क, ऐसा दिमाग में आएगा कुछ कुछ बच्चों को जिन्होंने पढ़ाई कर रखा है। तो टू गेट टू वर्क होता है, मतलब ये फ्रेज अपने आप में सही है। उसके बाद ध्यान से देखोगे, आपको कहीं और एरर नहीं दिखाई देगा, और पढ़ने के बाद यहाँ पे पढ़ते हुए अटपटा लग जाएगा कि इट बी मच इजियर या इट बी मच क्विकर लिखा हुआ है। तो यहां साफ साफ पता चल जाएगा पढ़ने में अटपटा लग रहा है, तो ऑप्शन चौथा जो है आसानी से टिक कर लोगे। अब इसका सार क्या है? ये बोल रहा है कि इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट। इस मोमेंट पे मुझे घंटों लग जाता है, ठीक है ना, काम पर पहुंचने से पहले। बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश, लेकिन जब नया रोड फिनिश हो जाएगा तो ये मेरे लिए जल्दी का काम हो जाएगा। इट विल बी मच क्विकर। तो ये जब बनेगा तो जल्दी का काम हो जाएगा, तो इट विल बी होगा यहाँ पे। अगला है, नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स एच डैश एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। जरा ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है नो अदर बुक इन द सीरीज। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मोहित, मोहित करना। क्या होता है? मोहित करना। जिसको ये बात पता है उसके लिए सवाल आसान है। और वैसे भी आपको बस इतना समझना है कि ये जो एज के बीच में रख रहे हो, एज के बीच में आपको पता है पॉजिटिव डिग्री रखते हो। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की अगर बात करें तो ये दोनों पॉजिटिव डिग्री की है ना, ये है ना ये है, तो ये दोनों रख नहीं सकते हैं। एज के बीच में हम पॉजिटिव डिग्री, जब एग्जेक्टिव पढ़ते हो तो एग्जेक्टिव में आपको पढ़ाया जाता है ना कि एज और सो एज के बीच में आप पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव रखते हो, ये रखते हो।
तो आपको ये पता चलेगा मोर और मोस्ट तो हम रख नहीं सकते, हम मस्ट रखेंगे या मेनी। फिर आपको पढ़ाया जाता है जो मेनी होता है ये काउंटेबल नाउन के साथ होता है और ये अनकाउंटेबल के साथ होता है, यही आपको सिखाया जाता है। बहुत सिखा रखा है यार, कितना सिखा रखा है मैंने आपको। अब यहां पे बात ये हो रहा है कि क्या है, मतलब रीडर्स एज डैश एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट, बोल रहा है कि नो अदर बुक इन द सीरीज, इस सीरीज में कोई और बुक ने नहीं इतना मोहित किया है जितना इस फाइनल इंस्टॉलमेंट ने किया है। तो बात किसकी हो रही, मोहित करने की, ज्यादा या कम मोहित करने की। तो जो मोहित करना है वो अनकाउंटेबल है, जो कैप्टिवेटेड शब्द है ये अनकाउंटेबल है। इसी के लिए बताना है कि हमें मच इस्तेमाल करना है, मेनी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे हम इस्तेमाल जो करेंगे वो मच का इस्तेमाल करेंगे, मेनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सवाल का सही जवाब हमारा क्या होगा, हमारा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखो इसके ऑप्शन तो आपके आंसर की में भी दिए हैं, लेकिन लॉजिक पूरा समझना बहुत जरूरी है। अब जेनरस की बात करें, अब जैसे मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, 0/10। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन था। अब जैसे जेनरस है, जेनरस का मतलब होता है दयालु। क्या बताना है आपको, आपको बताना एंटोनिम, मतलब जिसके अंदर दया का भाव ना हो। जो मैग्नानिमस शब्द होता है ये इसका सिनोनिम्स है। अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी है, ये भी इसका सिनोनिम है। सेल्फिश, भाई इसका अपोजिट मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर 3। बेनिवोलेंट का मतलब भी परोपकारी होता है, तो 3 तो इसका सिनोनिम दिया हुआ है, और एक ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सेल्फिश, इसका राइट ऑप्शन हो गया। डिफिकल्टी लेवल 0/10। अब पूरा पेपर देख डालोगे कोई डिफिकल्ट नहीं है, सवाल ही डिफिकल्ट नहीं है। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। I am determined to publish my findings, the scientist asserted confidently. I am determined to publish my findings. The scientist confidently asserted that she is determined. देखो जब I am है, जब इसको चेंज करोगे तो ये was verb में चेंज होगा, was verb में चेंज होगा। अब यहाँ पे am लगा हुआ है, she is लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन में नहीं है। she would be, ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। सी वॉज एक ऑप्शन में है, सी हैड है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, वॉज वर्ब में चेंज होगा। इज आर एम कैसे चेंज होता है, इज आर एम कैसे चेंज होता है, ये चेंज ही होता है वॉज वर्ब में। पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते तो इसके साथ बीइंग जोड़ते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट खेल रहे होते तो वॉज वर्ब में बदलता है, ये वर्ब ऐसे ही बदलता है। तो इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है, और डिफिकल्टी लेवल 0/10 है। मतलब आप देख रहे हो अपन सवाल लगाते जा रहे हैं और अपन को ये पता चल रहा है कि ये मेंस में अपीयर होने वाले सभी बच्चों को इस सवाल को कर लेना चाहिए। अगला सवाल है, लक डज नॉट ऑलवेज फेवर अस, सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड आवर ओन एफर्ट्स फॉर सक्सेस। देखो डिपेंड अपने साथ ऑन लेता है या फिर अपॉन लेता है। जो डिपेंड है वो अपने साथ ऑन लेता है या फिर अपॉन लेता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन में मैंने कितनी बार पढ़ाया है, अगर किसी ने मेरी क्लासेस कर रखी है तो मैं बता दूं कि इसको मैंने इफराद बार पता है। अब यहाँ पे ऑन का ऑप्शन नहीं है, ऑन का ऑप्शन नहीं है तो क्या ही ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बोला। डिफिकल्टी लेवल 0/10 कह लो या यूं मैं कह दूं 2/10 कह लो, लेकिन मेंस में अपीयर हो रहे हो, स्पेशली अगर मेरे छात्र हो तो आपके लिए डिफिकल्ट है ही नहीं, क्वेश्चन देख के ही टिक कर सकते हो। ये मैंने खूब यार प्रीपोजिशन पढ़ाते वक्त, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाते वक्त आपको खूब रटवाया मैंने। ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड्स मस्ट बी निप्ड एट द बट, और आपको बताना है स्पेलिंग। ये जो निप्ड लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग बतानी है, तो निप की जो स्पेलिंग होती है वो होती है निप्ड। कहाँ पे लिखा हुआ है, NIPEDD NIPPED, ये वाला ऑप्शन है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसकी डिफिकल्टी लेवल 0/10। निप इन द बड, निप इन द बड, शुरू में ही मार देना, शुरू में ही मार देना। ये फ्रेज बहुत पूछा जाता है, और ये जो आया है एग्जाम में आपके, ये तकरीबन 20 बार पूछा गया है फ्रेज निप इन द बड। किसी परेशानी को जब शुरू होती है उसी वक्त खत्म कर देना, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है यार, मतलब मैं मानता हूं कि कुछ पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, जो है ग्रामर पढ़ा के उतना मजा नहीं आया, कई साल पढ़ा लिया, लेकिन पैरा जंबल में मुझे एक अलग किक मिलती है पढ़ाने का। ये सवाल ध्यान से देखो यार, ठीक है ना। इस सवाल को ग्रामर से देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं कुछ चीजें हैं जो हाईलाइट करता जाता हूँ, मीनिंग पे ध्यान नहीं देते, ग्रामर पे ध्यान देना आप सबको, ठीक है ना। मीनिंग पे नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रामर पे ध्यान देना। साइकोथेरेपी इज ए वॉलेंटरी रिलेशनशिप, ध्यान से देखना।
इज ए वॉलेंटरी रिलेशनशिप। मैं जिन जिन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं उनको देखते रहना। बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट। देखो वैसे साइकोथेरेपी की बात की गई है कि साइकोथेरेपी है क्या, एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप है किसके बीच में, भाई एक रोगी और डॉक्टर के बीच में, जो भी थेरेपिस्ट होगा वो और जो बीमार आदमी होगा उसके बीच में। ये एक स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट जारी किया गया है। फिर जरा ध्यान से देखो, लिखा हुआ है द रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल की जिसने मेरी क्लासेस देखी है उसे खूब मजा आएगा यार। द रिलेशनशिप, अगर मैं कहूं द रिलेशनशिप लिखा हुआ है तो किस रिलेशनशिप की बात कर रहा है, यहां पे हम ए वॉलंटरी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, फिर द रिलेशनशिप कह रहे हैं हम। तो हमने आपको क्या सिखाया है, हमने आपको यह सिखाया है कि अगर कोई चीज आर्टिकल ए से आए और कोई चीज आर्टिकल द से आए तो ए वाला पहले आता है। तो हम कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि बी से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता, स्टार्ट भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर लिखा द पर्पज ऑफ द रिलेशनशिप। देखो फिर से बात हो रही है द पर्पज ऑफ द रिलेशनशिप, द पर्पज की बात हो रही है, फिर द रिलेशनशिप की बात हो रही है। भैया जब तक रिलेशनशिप मेंशन नहीं करेंगे, रिलेशनशिप ए वॉलंटरी रिलेशनशिप यहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसे रिफर किया जा रहा है, बी में भी रिफर किया जा रहा है, सी में रिफर किया जा रहा है। हमें यहाँ से पता चल गया कि भैया जब तक रिलेशनशिप नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तब तक उसे हम रिफर नहीं कर सकते, तो सी वाला ऑप्शन हमने निपटा दिया। उसके बाद जरा ध्यान से देखना, साइकोथेरेपीज एम एट चेंजिंग द maladaptive behaviors, decreasing the sense of personal distress and helping the client to adapt to her his environment। यहां पे फिर से दिया हुआ है the client। अब देखो क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कहां किया गया है, क्लाइंट को इंट्रोड्यूस किया गया है यहां पे स्टार्टिंग में। साइकोथेरेपी से वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट, वन सीकिंग द ट्रीटमेंट और द क्लाइंट। तो यहां पे इंट्रोडक्शन हो गया कि वो आदमी जो सीक कर रहा है ट्रीटमेंट वही तो क्लाइंट होगा ना, वही तो क्लाइंट होगा ना। तो ये जो है यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तभी यहां पे द क्लाइंट दोबारा मेंशन कर पाओगे। टू अडॉप्ट बेटर टू हर हिज एनवायरमेंट, इसका मतलब हम डी से भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब उसके बाद ऑप्शन ई में जरा ध्यान से देखो, इन एडिक्वेट मटेरियल ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स। ध्यान से देखो इसको, ऑल्सो रिक्वायर्स, ये भी चाहिए, इसका मतलब कुछ पहले चाहिए वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम ये मेंशन कर सकते हैं ये भी चाहिए। भाई हम बोलते हैं ना कि हमें आम चाहिए, ध्यान से देखना हमारी बात को सुनना, हम बोलते हैं हमें आम चाहिए, फिर हम बोलते हैं हमें इमली भी चाहिए, हमें इमली भी चाहिए, हमें इमली भी चाहिए। ऐसे ही बोलेंगे ना, स्टेटमेंट ऐसे ही बनता है। भाई हम ये बोलेंगे कि भैया मेरी ये चाय तो हमें बैट चाहिए, हमें बॉल भी चाहिए। हम भी तभी लगाते हैं, हम ऑल्सो तभी लगाते हैं जब हम उसके पहले कोई चाहत बता चुके होते हैं। इस समय यह पता चल रहा है कि ऑप्शन ई भी स्टार्ट नहीं लेगा। अब देखो सवाल सॉल्व हो गया, सवाल ग्रामर से सॉल्व हो गया। मीनिंग पे नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन ग्रामर से हमने सवाल को निपटा लिया। बस आप सारे पैराजंबल के सवालों को सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से सॉल्व करेंगे मेरे साथ। अगला सवाल है, क्या बताना है, द एक्सप्लोजन कॉज सीरियस डैमेज इन यूक्रेन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस में बताना है, द एक्सप्लोजन कॉज्ड सीरियस डैमेज इन यूक्रेन। आपको पता है ये V2 है, क्या है ये V2 है। जब हम बात करते हैं V2 की तो जरा ध्यान से देखो ये क्या चेंज होता है, वॉज या फिर वर में पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो वॉज वर में पैसिव वॉइस में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट होती है। तो ये किसमें, वॉज वर में पैसिव वॉइस में चेंज होता है, बस हमें यही देखना है। सीरियस डैमेज वॉज कॉज्ड बाय द एक्सप्लोजन इन यूक्रेन, सीरियस डैमेज इन यूक्रेन हैज बीन। एक तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें वॉज है, इसमें हैज बीन है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। और चौथा यूक्रेन सीरियस डैमेज हैड बीन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो हैड बीन दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे हैज बीन दिया हुआ है और यहाँ पे हैज बीन दिया हुआ है, तो तीन ऑप्शन काट दिए, तो बचा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर 2, डिफिकल्टी लेवल 0 आउट ऑफ 10। अब जरा इस सवाल की अगर मैं बात करूं कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो मेरे पढ़ाए हुए छात्रों के लिए ये 0 आउट ऑफ 10 है, बाकी टीचर के पढ़ाए हुए छात्रों के लिए जो है ये 8 आउट ऑफ 10 है। जिनकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है उनके लिए 3 आउट ऑफ 10 है। समझ रहे हो, 3 कैटेगरी है, मेरे पढ़ाए हुए छात्र, किसी और शिक्षक के पढ़ाए हुए छात्र, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है। मैं ये 2 कैटेगरी ये बोल रहा हूं, अगर हिंदी भाषी बच्चे हो आप, ठीक है ना, हिंदी भाषी अगर बच्चे हो, मेरे बच्चे हो तो इसकी डिफिकल्टी 0, अदर छात्र के हो तो 8, और अगर इंग्लिश की समझ अच्छी है तो शायद ही 10 में से 2-3 बच्चे इसे गलत कर दे,
वरना समझ के इसे सही कर सकते हैं, पर टाइम के रेस्पेक्ट में ये आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा। एक बार ग्रामर से लगाना आपको आ जाए ना, सारा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसकी डिफिकल्टी लेवल तो 0 है, 0 आउट ऑफ 10 ये डिफिकल्टी लेवल है भैया, हम सीधे सीधे बता दे रहे हैं। अब देखो इसमें मैं सवाल सॉल्व करूं, मैं सवाल पढ़ूं, लिखा है हॉट फीट, कोल्ड फूड, कोल्ड हैंड, कोल्ड फूट, तो मेरे को सवाल देख के ही समझ आया भैया कि निपट गया सवाल। ऑप्शन नंबर 2 टिक किया, निकल गया। क्या लिखा हुआ है? पर्सन ए, आई एम सो नर्वस, आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो। मैं बहुत नर्वस हूं, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं स्पीच कल दे पाऊंगा। पर्सन बी कहता नो यू आर जस्ट गेटिंग कोल्ड फीट। जब कोल्ड फीट होने का मतलब क्या होता है? आदमी नर्वस ही होता है, कि तुम यहां पर बोला वो नर्वस हो, ये भी बोल सकता था कि तुम बस सिर्फ नर्वस हो रहे हो, तुमने इसके लिए बहुत प्रिपरेशन किया है। तो उसने इस नर्वस के लिए क्या किया है? फ्रेज इस्तेमाल कर दिया है कोल्ड फीट। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। इसकी डिफिकल्टी लेवल भी भाई साहब 0 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि बहुत कॉमन फ्रेज है जो तैयारी के दौरान हर बच्चा पढ़ लेता है, कई बार पूछा जा चुका है, 10-20 बार रिपीट किया जा चुका है प्रीवियस ईयर में। द मैंगो इज द फ्रूट स्वीटली स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। ठीक है यार, देखो इस वाले क्वेश्चन में बहुत बात बहस है बहुत, अभी इस पे जो है क्या कहते हैं शॉर्ट्स वायरल होगा, एसएससी के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठते हैं, लेकिन एसएससी के पूछने के हिसाब से दिस इज द ओनली ऑप्शन जो आप टिक कर सकते हो। ठीक है ना। अगला सवाल है ए सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहीवल। देखो सडन एंड वायलेंट चेंज, चेंज की बात हो रही है और जल्द में और वायलेंट चेंज होने की बात हो रही हो। ठीक है ना। ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति होती है, ठीक है ना। सेरेनिटी का मतलब भी शांति होती है। फॉर म्यूक का मतलब एक मिल्क होता है, बेबी फीडिंग के लिए जो शुरुआत में दिया जाता है, ये मिल्क होता है। क्या होता है? ये मिल्क होता है। इसका कोई लेना ही देना नहीं है इससे, ठीक है ना। इसका मतलब शांति होती है और इसका मतलब भी शांति होती है। तो बचा हुआ क्या है? टर्बुलेंसी इसके लिए सही ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन 2 सही है। इसका अगर डिफिकल्टी लेवल अगर देखें तो इसकी डिफिकल्टी लेवल भी 0 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि ये सारे शब्द ऐसे हैं जो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त सब याद करके रखते हो। ये खाली एक नया शब्द है जिसमें मैं बोलता हूँ इस शब्द की जानकारी की डिफिकल्टी लेवल 9 आउट ऑफ 10 है। शायद हो सकता है 10/10 में इसमें पेपर अपीयर होने वाले बच्चों का नहीं पता होता यार कि ये क्या है। फोर्थ म्यू का आ गया, ये क्या है भैया, कहाँ से आया है? मैंने नहीं सुना, मैंने पहली बार ही सुना है, मेरे को गूगल करना पड़ा है आने से पहले। अब ये सवाल है, फिर से आया, ये वाहियात एकदम घटिया, ठीक है ना। प्री लाइक क्वेश्चन नहीं है पैरा जंबल का, मेरे पढ़ाए हुए छात्रों को तो सेकंड्स लगा के निपटा देना चाहिए। इट रिक्वायर्ड कांस्टेंट सस्टेनेंस इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लाइबल दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। देखो एक तो इट रिक्वायर्स, जब इट की बात कर रहे हैं तो ये किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसी के लिए आया हुआ है ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन किसी चीज के लिए आया हुआ है, नाउन की तरह। सवाल ये होता है इससे स्टार्ट नहीं कर सकते हो तो ए वाला ऑप्शन काट दो, एंड से स्टार्ट नहीं कर सकते हो तो डी वाला ऑप्शन काट दो, ठीक है ना। फिर बात आ रही है सी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो तो स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, अब आपके पास बी से स्टार्ट होने वाला है, मतलब आपको ये पता चला गया इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लाइबल, कि लाइफ को लाइबल रहने के लिए जो है क्या करना होता है, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लाइबल। उसके बाद अगर बी के बाद आप सी डालोगे, बी के बाद ए आया, बी के बाद डी आया, बी के बाद मान लो अगर मैं डी डाल दूं, इसको ऐसे भी देख लो कि इसके बाद अगर आपने एंड डाल दिया, इसके बाद अगर एंड डाल दिया कोई मीनिंग ही नहीं बनेगी, इससे आप ऑप्शन 4 नेग्लेक्ट कर दो। देखो सवाल को दो तरीके से सवाल किया जाता है पेपर के अंदर, क्या हो सकता है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्या होगा ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो ना, तो क्या नहीं होगा ये फाइंड आउट कर पा लो। जैसे मेरे को ये नहीं पता यार कि ए जाएगा कि डी जाएगा, पर मेरे को ये पता है डी तो पक्का नहीं जाएगा, डी नहीं जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन ही बचा हुआ है सिर्फ ए जाने का। तो सवाल ऐसे सॉल्व किया जाता है पैराजंबल के, कहीं मीनिंग चेक करने नहीं जा रहा हूं मैं, देख रहा हूं एक की किसी की पैराजंबल की मीनिंग चेक कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, करूंगा मैं नहीं। द टीचर इन्फॉर्म दैट द एग्जाम हैड बीन पोस्टपोन, क्या बताना है? डायरेक्ट स्पीच बताना। The teacher informed the exam has been postponed. Had been postponed था, the exam has been postponed. The exam has been postponed. The exam was being postponed. ये वाला तो ऑप्शन हटा दो, ठीक है ना। हैज का हेड में कन्वर्ट होता है तो हैज हैड बीन है तो हैज बीन ही रहना चाहिए। द एग्जाम हैड बीन पोस्टपोन्ड, ये ऑप्शन निकल गया आपके पास। द टीचर इन्फॉर्म्स लिखा है, द टीचर इन्फॉर्म लिखा है, द टीचर इन्फॉर्म इज द राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन कर दो।
इजी क्वेश्चन है यार, 0 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल का, इसमें कुछ सोचने लायक ही नहीं यार, मतलब इससे ज्यादा वाहियात सवाल क्या हो सकता है। लिखा है ही वॉकड लिजारली। लिजार एक ऐसा शब्द होता है जिसका मतलब होता है आरामदेह, ठीक है ना। तो जब आरामदेह की बात हो रही है तो आप क्या बताना है इसमें, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब आपको मीनिंग बतानी है लिजारली का। अब हास्ली का मतलब जल्दी से होता है, विदाउट हास का मतलब आराम आराम से धीरे से होता है, बगैर जल्दी किए हुए। विद किक स्टार्ट मतलब जल्द शुरुआत करने की बात होती है। तो आपके पास सीधा सीधा मिल गया ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड सीधे सीधे आपको मिल गया सीधा। अगला सवाल है जिसमें आपने को बताना है, क्या बताना है, गिवन सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस टू वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दोज राइट्स। जैसे ये दोज राइट्स लिखा हुआ है तो पक्का ये दीज का दोज होता है, दीज का दोज होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि कहां कहां दीज लिखा हुआ है। जहां जहां दोज लिखा होगा या कुछ और शब्द लिखा होगा वो हटा देना। जैसे यहाँ दियर राइट्स लिखा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। यहाँ पे दीज राइट्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी दीज है, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी दीज है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में देखेंगे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस, 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 सब में कॉमन ही है। तो उसके बाद लिखा है वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दियर, ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट एंड पुट टू इंड दीज राइट्स। पुट टू इंड मतलब क्या होता है, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट खेलते हो तो शब्द नहीं हटाते, शब्द नहीं हटाते हो, ये तो पूरा हटा ही दिया गया। यहाँ पे जो है जो एन इंड लिखा हुआ है यहाँ से तो एन ही गायब कर दिया, तो ऑप्शन ही हट गया। वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दीज राइट्स, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और चौथा ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, वर्क ऑल नाइट टू पुट एन एंड दीज राइट्स, पुट एन एंड, यहाँ पे टू मिसिंग है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मिल गया। इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मान के चलता हूँ 1 आउट ऑफ 10 है, 10 में से कोई एक बच्चा हो सकता है गलत कर दे, हो सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है गलत करने के। अगला सवाल है, मिस्टर अमी कुमार प्रोपराइटर ऑफ जाइलिंग पेंस इज नोन फॉर ऑनेस्टी। यहाँ पे बताना है अपनी ऑनेस्टी के लिए, ये है मेल नाउन, क्या है ये मेल नाउन है क्योंकि मिस्टर लगा हुआ है। मेल नाउन के लिए हर इस्तेमाल नहीं होगा, इट इस्तेमाल नहीं होगा, दे इस्तेमाल नहीं होगा, और सिंगुलर है मतलब प्लूरल में जब जाओगे तब दे का डिस्कशन करोगे तो ही जाएगा हिज ऑनेस्टी। ये प्रोनाउन से है, प्रोनाउन में पढ़ा जाता है आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसी चैप्टर में प्रोनाउन में ही पढ़ा दिया जाता है, तो प्रोनाउन चैप्टर का ये हिस्सा है। इसकी डिफिकल्टी लेवल अगर बात करूं 0 आउट ऑफ 10, अगर मेंस दे रहे हो तो ये सबको पता होगा, वरना मेंस में आप गए हो ऐसा लगता है कि अगर ये क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो कहीं कुछ साइड से पैसे वैसे देखे तो नहीं प्री क्लियर कराया आपने। आगे लिखा हुआ है द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशंस, सॉरी अपकमिंग प्रेजेंटेशन। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखोगे तो इस सवाल में है क्या, मतलब इसकी मीनिंग आराम से समझ में आ जाएगी और जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे पता चल जाएगा। अगर आपने इससे पहले नहीं भी पढ़ा इसे ना, तो भी आप आसानी से सेंटेंस के सेंस के हिसाब से ऑप्शन टिक कर सकते हो। लिखा था टीम डिसाइडेड, टीम ने डिसाइड किया टू पुल आउट ऑल द स्टॉप, सारे स्टॉप्स निकाल देने का फॉर देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशन, अपनी अपकमिंग प्रेजेंटेशन के लिए। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ग्रेट एफर्ट करने की बात हो रही है, सेंस यहां तक सेंस में आ ही जाता है। फिर लिखा है टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, एकदम ऑप्शन 1 लग रहा है। गिव अप इजिली एंड विदाउट थिंकिंग मच, अरे गिव अप क्यों करेगा भाई, कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहा है, तो ऑप्शन 2 तो आ जाता है। कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा कोई बात तो नहीं हो रहा है। कह रहा है टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, जब आप पुल आउट कर रहे हो सब निकाल रहे हो, सब तीर निकाल दे रहे हो, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिंपल थिंग करोगे। वेट पेशेंसली फॉर ए मोर फेवरेबल टाइम, क्यों वेट करोगे, जब आप सारी चीज निकाल रहे हो इसका मतलब है कि आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो ताकि चीज सफल हो पाए। तो ऑप्शन 1 क्या होगा, सही होगा। सेंस के हिसाब से इसे 2 डिफिकल्टी लेवल दे सकता हूं, मैं तो कहता हूं 0 ही है यार, मतलब ऐसा क्या है जो इसमें समझ में नहीं आएगा अगर मेंस दे रहे हो तो। अगला है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का एंटोनिम बताना है। एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है ना। बंच्ड करते हो तो भी उसका मीनिंग वही होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। गार्नर मतलब आप जैसे प्लेट में सब आते हो, गार्नर करते हो, चीजें करते हैं ना, गार्नर कर रहे हैं, इकट्ठे करते हो, सजाते सुजाते हो, चीजें डालते मिक्स करते हो। स्कैटर्ड का मतलब, स्पेयर्ड का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है ना। स्पेयर कर देना, कहते जाओ मैंने तुम्हें स्पेयर किया, छोड़ दिया, ठीक है ना। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, ये इसका एंटोनिम हुआ, बिखरा हुआ। इसकी डिफिकल्टी लेवल भी 0 आउट ऑफ 10 है। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, समय भी नहीं लगना चाहिए, अपन 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। 23 क्वेश्चन ऐसे लग रहा है जैसे मजाक मजाक में, किसी तरीके का डिफिकल्टी लेवल नहीं है, मेंस में अपीयर हुए तो।
लिखा है पैसिव वॉइस बताना है, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एज हिज स्पीच। यार ये पहले से पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना, इसका एक्टिव वॉइस बनाना था, जो ये लिखा हुआ है ना वो गलत है। रिप्रेजेंटेशन डाल के कोर्ट में किसी को घुसना है ना तो स्टेटमेंट में घुस जाए, एक्चुअली एक्टिव वॉइस बनाना है। हिज स्पीच सरप्राइज एवरीवन, वाज सरप्राइज लिखा है तो आपको ये पता है कि आपको V2 इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब वाज और वर, ध्यान से देखना, वाज और वर जो है प्लस V3 लेता है, ये किसका होता है, ये V2 का होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो हिज स्पीच इज सरप्राइजिंग नहीं होगा, ठीक है ना, हिज स्पीच सरप्राइज एवरीवन, ये ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। समझ में आया? इसकी डिफिकल्टी लेवल 0 है। अगला है अपने को PQRS पैराजम्बल, ओह मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बहुत मजा आता है मेरे को। इंडिया हैज बीन ए लैंड, ठीक है ना, ये फिक्स है अपनी जगह पे, इंडिया हैज बीन ए लैंड, ठीक है ना। एंड द लर्नड मैन, अगर वन के बाद में लेके चलूं क्या P आएगा, इंडिया हैज बीन ए लैंड और फिर एंड लगा दूं, आएगा नहीं आएगा? ऑप्शन P से कोई स्टार्ट हो रहा है? यस, काट दिया मैंने भाई, मेरा मूड खसक गया, काट दिया मैंने, क्योंकि उसके बाद एंड आएगा ही नहीं। इंडिया हैज बीन ए लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, बट इन द सेंस, अब जैसे मैं इसके बाद अगर बट लगा दूं, अगर मैं एंड नहीं लगा पाया तो मैं यहाँ पे बट भी नहीं लगा पाऊंगा। इंडिया हैज बीन ए लैंड बट किस लिए काम आता है? इधर पॉजिटिव बात हो, इधर नेगेटिव बात हो, इधर नेगेटिव बात हो, इधर पॉजिटिव बात हो, तो यहाँ ना पॉजिटिव बात हो रही ना नेगेटिव बात हो रही, यहाँ तो इंडिया के विषय में बोला जा रहा है इंडिया हैज बीन ए लैंड, ठीक है ना। अब इसके बाद इंडिया के विषय में पॉजिटिव नेगेटिव बात की जाएगी, तो इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो भी नहीं आ सकता, कौन सा, आर भी नहीं आ सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी अपन ने काट दिया। इसके बाद जरा ध्यान से देखो, इंडिया हैज बीन ए लैंड नॉट इंडीड, जैसे ये डालोगे ना तो भी आपको सेंस नहीं मिलेगा कि एस भी नहीं आना चाहिए, तो आपके पास बचा हुआ क्या ऑप्शन है? एस वाला ऑप्शन भी काट दो, बचा हुआ एक ऑप्शन है आपके पास, क्यू आएगा, क्या आएगा, क्यू आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा? अब यहाँ पे इसकी मीनिंग निकालोगे, इंडिया हैज बीन ए लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, इंडिया बहुत लंबे समय से जो है एजेस से जो है लर्निंग की लैंड बनी हुई है। अब यहाँ पूरी प्रॉपर मीनिंग समझ में आ रही है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इससे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ 3-4 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे इसको पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये तो यूं ही उठा के डाल दोगे ना कि इसके बाद क्या फिट होना चाहिए, क्या फिट नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाएगा कि भैया ये यहाँ पे फिट ही नहीं बैठ रहा है, एकदम फिट नहीं बैठ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो वहां ग्रामर का इस्तेमाल नहीं किया, एक्चुअली ग्रामर का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसकी हिंदी मीनिंग इतनी आसान थी कि आप जैसे उसे डालोगे वो जनरल ग्रामर में फिट नहीं बैठेगा, कि वहां बट लगा है, वहां पे एंड लगा है, वो कनेक्टर वहां ऐड ही नहीं हो रहा है। अब ये वाला जैसे क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ग्रामर से कैसे उड़ाते हैं। एज कॉस्ट ऑफ ए रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, एक्सपर्ट्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, ठीक है ना। लार्ज एमएनसीज इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। दीज लार्ज एमएनसीज, जरा ध्यान से देखो, लिखा हुआ है दीज लार्ज एमएनसीज। अब सुनो हमारी बात, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया हुआ था, जब भी आप कहीं पे देखो क्या दिस दैट, बड़ी वीडियो अपलोड किया है, दीज दोज, तो सबसे पहले ये देखो इनके बाद का जो नाउन है वो है क्या, या ये किसको रेफर कर रहा है, किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है, डेमोस्ट्रेट करेंगे, किसी ना किसी को रेफर करेंगे, तो किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। यहां पे इनके साथ दिया है सीधे सीधे दीज लार्ज एमएनसीज। अब दीज लार्ज एमएनसीज है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लार्ज एमएनसीज मेंशन किया गया है, तो मैंने आपको ये बताया है कि जब भी ये वाला नाउन किसी ऑप्शन में मिल जाए तो वो वाला इसके पहले आएगा, वो वाला इसके पहले आएगा, और ना ही पहले आएगा साथ में भी आएगा। जब भी हम डेमोस्ट्रेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसकी खूबसूरती ये है कि जिसको वो डेमोस्ट्रेट कर रहा होता है अपने उसी वाले सेंटेंस में जिसमें खुद होता है, उसके पहले जस्ट उसे रखना होता है जिसको वो डेमोस्ट्रेट कर रहा होता है। तो अगर हम सी रख रहे हैं तो इसके पहले हम बी रखेंगे, तो बी सी हमको मजबूरी में साथ रखना पड़ेगा। बीसी जैसे हमने साथ रखना चालू किया, हम अपने सारे ऑप्शन चेक करेंगे, क्या बीसी साथ में है, यहाँ पे बीसी साथ में नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और नीचे वाले ऑप्शन में भी नहीं है, नीचे वाले में बीसी नहीं है, सी भी है, तो हमारे सवाल का सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो हमने कुछ नहीं सॉल्व किया, देखो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, लार्ज एमएनसीज, दीज लार्ज एमएनसीज, तो दिस दैट दीज दोज, ये भी जब भी आपको शब्द मिले आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा देखिए उसके बाद जो नाउन आया वो नाउन किस ऑप्शन में है, वो उस वाले ऑप्शन के साथ उसको पेयर बना दीजिएगा, फिर ऑप्शन चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे ऐसी अच्छी बात है कि ऑप्शन
एसएससी ने ऐसा रखा ही है कि आपको समय नहीं लगना था। लेकिन ये चीज के लिए मैंने पैराजंबल का पूरा एक कोर्स बनाया है जिसमें 420 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। कुछ 11-12 अप्रोचेज है पैराजंबल सॉल्व करने के ग्रामर से, उनको एक बार आपने पढ़ लिया तो काम हो गया। मेंस पेपर से जस्ट पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था और ये मैंने साफ साफ बताया था, कई सारे क्वेश्चन लगा के भी दिखाया था मैंने। किसी ने वीडियो देखी होती तो उसे मजा बहुत आता है इसे सॉल्व करने में। अगला सवाल है फिर से, ईच ऑफ द हॉर्सेस। अब जैसे लिखा है जरा ध्यान से देखो, मैं बी पढ़ रहा हूं, चलो पढ़ लिया है तो पढ़ लिया, कोई बात नहीं। ईच ऑफ द हॉर्सेस एंड मैन, अब जो आर्टिकल द लगा है इसका मतलब है हॉर्सेस एंड मैन कहीं ना कहीं मेंशन होगा, तो हम क्या है बी से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन बी से स्टार्ट नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं स्टार्ट है कोई बात नहीं। लिखा इट कंसिस्ट ऑफ ए टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 800 लाइफ साइज मैन एंड हॉर्सेस, ठीक है ना। यहां पे देखो मैन एंड हॉर्सेस इंट्रोड्यूस किया गया है, यहां पे मैन एंड हॉर्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, मैन एंड हॉर्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ए जो है वो बी से पहले आएगा, इससे ये बात भी पता चलती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ सी ऑप्शन देखिए, साई हुंगाडी वॉज द फाउंडर ऑफ क्वीन डायनेस्टी एंड वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनिफाइड चाइना इन 221 BC. His mausoleum was recently discovered in 1974 by Chinese peasants who were drilling a well. अब जैसे ही आप यहां पे आते हैं मैं आपको एक और रूल सिखाता हूं। जैसे लिखा है हिज, मैंने आपको बताया था ये है दिया हुआ हिज, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना जैसे मैंने पढ़ा है अभी, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना। अब देखो इसमें है क्या, एक जगह हमारा नाउन दिया हो, उसके बाद किसी ऑप्शन में उसका प्रोनाउन दिया हो तो नाउन प्रोनाउन को साथ में रखते हैं। कई बार क्या होता है प्रोनाउन नहीं दिया होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया होता है, जैसे यहाँ पे हिज दिया हुआ है, यहाँ पे हिज दिया हुआ है, तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है वो रेफर कर रहा होता है। तो जब बात आती है रेफरेंसेस की, ठीक है ना, तो जैसे प्रोनाउन भी क्या कर रहा है, नाउन को रिफर कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है, तो नाउन प्रोनाउन को हम साथ में रखते हैं। उसी तरीके से अगर प्रोनाउन नहीं आया है, नाउन आया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव उसका किसी ऑप्शन में आया, तो इन दोनों को भी साथ में रखते हैं, इन दोनों को भी साथ में रखते हैं। तो हम जो रखेंगे सी और डी को हमें मजबूरी में साथ में रखना पड़ेगा, सी और डी को मजबूरी में साथ में रखना पड़ेगा। हमने सी और डी को साथ में रखा, जैसे सी और डी को साथ में रखा तो 3 ऑप्शन अपने आप ही कट गया, बाकी तो जो है वो चेक करना ही करना है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ए जो है बी से पहले आना चाहिए, देखो ए बी से पहले भी आया है, मतलब ग्रामर का ये जो रूल लगाया मैंने वो यहाँ पे हिट हो रहा है। लेकिन ये जो चीज है, जो ये वाला रूल है, ये रूल भी बहुत जरूरी है आपके लिए ये सीखना। मैंने पैराजंबल बहुत शानदार पढ़ाया, मतलब वैसे मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, ये काम बहुत अच्छा किया है, मतलब और शिक्षकों ने अगर इसे पढ़ाया होता, जैसे अब मेरे चैनल पे राहुल बैसे सर की कुछ क्लास चली थी, ये चीज वही एक अकेले शिक्षक थे जो जानते थे कि इसको ग्रामर से ऐसे कराया जा सकता है। बाकी शिक्षकों के पास ग्रामर की उतनी सही सटीक नॉलेज मैंने नहीं देखी, स्पेशली पैराजंबल के सेक्शन में। बाकी ग्रामर तो सारे शिक्षकों ने पढ़ा रखा है। अच्छा, अगला चीज है दिया हुआ है, क्या बताना है, select the most appropriate homophones from the options to fill in the blank. We should cast away, cast away, coast away, ये तो cast away होता है यार, cast away all prejudices to live in harmony. cast away का मतलब त्याग देना होता है, ठीक है ना, छोड़ देना होता है, cast away ये होता है स्पेलिंग, CAST cast away होता है। ये मुझे लगता है कि अगर आपने ठीक से मेंस की तैयारी किया ना, इसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ है ही नहीं, 0 आउट ऑफ 10 है, मतलब एक आध बच्चा हो सकता है इसे गलत कर दे, पर मुझे नहीं लगता है कि इसके ऑप्शन ही ऐसा सेट है कि जिसमें आप गलत कर दो। कंफ्यूज हो सकते हो थोड़े, एक आध बार टाइम, कुछ एक आध बच्चे हो सकते हैं। अगला सवाल है, दिया हुआ द ट्रेनर ट्राई टू गॉज द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बाय आस्किंग सेवरल न्यू क्वेश्चंस। गॉज की स्पेलिंग जो है वो सही नहीं है, गॉज की स्पेलिंग जो है GAUGE होता है, यही शायद पूछा है सवाल में, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिख रहा है कि इसकी स्पेलिंग पूछी है, ये इसकी स्पेलिंग यही होती है, ठीक है ना। गॉज जो है कई जगह इस्तेमाल होता है, गेज भी इसको बोलते हैं, अनुमान लगाने के लिए होता है, गेज एक यंत्र भी होता है, ठीक है ना। तो GAUGE होता है जिसको गेज बोलते हैं, कुछ लोग इसको गॉज भी पढ़ लेते हैं, भैया हिंदी भाषी लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, पर सही प्रोनाउंसिएशन इसका गेज होता है। अगला सवाल है, फिर से आपको भरना है, ये पैराजंबल का और बढ़िया सा सवाल है। बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी, बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी, ऑप्शन ए से स्टार्ट होगा, नहीं। वॉज से स्टार्ट होगा, वॉज लॉन्गे मिस्ट्री, नहीं होगा। एंड ठीक है ना। 3 कंपीटिंग थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट, 3 कंपीटिंग थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट। जब बात होता है किसी चीज को सॉल्व किया गया है तो इट किसके लिए आया ये भी तो बताना पड़ेगा। तो ना ए से स्टार्ट होगा, ना बी से स्टार्ट होगा, ना डी से स्टार्ट होगा, अपने पास ऑप्शन एक होना चाहिए जो सी से स्टार्ट होगा। तो सारे ऑप्शन अपन ने काट दिए फटाफट। द ओरिजिन ऑफ द मून, द ओरिजिन ऑफ द मून, ठीक है ना,
was long a mystery, and के बाद beginning in the 19th century, three competing theories emerged to solve it. जो थ्योरी, इट किसको रिफर कर रहा है? थ्योरी को। सॉरी, थ्योरी को नहीं, इट जो है ओरिजिन ऑफ मून की बात हो रही ना, ये इसको रिफर कर रहा है। तो ओरिजिन ऑफ मून वाज लॉन्ग ए मिस्ट्री, जो ओरिजिन है वो है, तो इस जो मिस्ट्री है, स्पेशली इट जो है, ये मून की ओरिजिन कहाँ से हुई, जो मिस्ट्री है ना, इसको इट रेफर कर रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वो मतलब एक पूरे स्टेटमेंट को ही रेफर कर रहा है कि मून की ओरिजिन कहाँ हुई है, जो है कैसे हुई है, वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई, इट उसको रेफर कर रहा था। अब ये वाला जो सेक्शन है, अब इसके पास आपका बचा हुआ है क्लोज टेस्ट एंड देन पैसेज। जो क्लोज टेस्ट आया है, क्लोज टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ऐसे मतलब स्क्रीन पे आपके थोड़ा लेंदी लगेगा। देखो क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं, मुझे जो समझ में आता है कि अगर आपका वोकैब बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ग्रामर बहुत अच्छा है, और क्लोज टेस्ट अगर किसी की वीक है, स्पेशली हिंदी भाषी बच्चों की, तो 2 क्लोज टेस्ट हर रोज सॉल्व करें, धीरे धीरे वो इंप्रूव हो जाएंगे। अब क्लोज टेस्ट कहते हैं ना कि क्लोज टेस्ट ऐसा होता है कि पहले एक बार पढ़ लो ताकि आपको थीम समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्लोज टेस्ट का थीम क्या है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। कहां से पढ़ना है अपने को? क्लाइमेट चेंज की बात हो रही, तो जैसे बात पहला लाइन हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज, वहीं से हमें समझ में आ गया कि अब हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम तो सीधे सॉल्व करते हुए भी चल सकते हैं, क्योंकि पूरा स्टोरी तो क्लाइमेट चेंज पे होगी। पहली बात ही है ना, क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, विल पोज, पोजेस, पोज्ड, विल बी पोजिंग एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लैनेट। क्लाइमेट जो चेंज है वो बदल रहा है और अभी भी बदल रहा है, ऐसा नहीं है। देखो अपने पास है ना विल पोज, क्लाइमेट जो चेंज है भविष्य में होगा या भविष्य में बताएगा, ऐसी बात नहीं कह सकते। क्लाइमेट चेंज पास से होता चला आ रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। तो विल पोज हम तब लिखते जब वो फ्यूचर में होता, ठीक है ना। विल बी पोचिंग, ये भी फ्यूचर की बात हो जाएगी। पोज हम तब लिखते हैं जब वो एकदम पास की बात होती है कि हाँ ये हो गया है, अभी क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज अभी भी हो रहा है, तो ना हम ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ना ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ना ये। तो क्लाइमेट चेंज हमें क्या कर रहा है? पोज कर रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है कि एन इमिनेंट थ्रेट, इमिनेंट थ्रेट का मतलब करंट का जो है डेंजर है, ठीक है ना, टू आवर प्लानेट, हमारी प्लानेट को, डिमांडिंग अर्जेंट ग्लोबल एक्शन, डिमांड कर रहा है अर्जेंट ग्लोबल एक्शन की। द राइज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो ग्रीन हाउस गैस जो है इसका इमिशन हो रहा है, इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, डिफोरेस्टेशन एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, जो जंगलों की कटाई हो रही है, जो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, मतलब वेदर इवेंट्स बहुत खराब होते चले जा रहे हैं, राइजिंग सी लेवल हो रहा है, डिस्ट्रप्शन इन इकोसिस्टम्स हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरा पूछा है कि दूसरा क्या होगा? टू वाइडन, बढ़ाने के लिए, टू इन्फ्लेट करने के लिए, वाइडन बढ़ाना, इन्फ्लेट बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना, और मिटिगेट का मतलब है कम करके इंप्रूव करना। मिटिगेट करने का मतलब होता है किसी चीज को कम करके इंप्रूव करना होता है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे टू दीज इफेक्ट्स ए कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इज एसेंशियल, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इस चीज को कम करने के लिए, कम करके इंप्रूव करने के लिए जो है कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट की नीड है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो मिटिगेट आएगा, कम करना है, बढ़ाना नहीं है भाई। क्लाइमेट चेंज बढ़ाओगे थोड़ो, अब वाइडन मतलब बड़ा करना, इन्फ्लेट करना, बड़ा करना, मैक्सिमाइज बड़ा करना, तो आपको कम करना है। तो हमें ना पूरा पढ़ने के बजाय हमें क्लाइमेट चेंज से पता चल गया कि ये पूरा क्लाइमेट चेंज पे ही बेस्ड है, तो हम सॉल्व करते हुए भी चल सकते हैं। नेशंस की बात आ रही है, नेशंस मस्ट, वुड, माइट, कुड, जब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो नेशंस की बात हो रही है, नेशंस क्या करें? मस्ट कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, सभी देश को कंपल्सन कर दिया जाए, बाध्य कर दिया जाए। सवाल यह है कि मस्ट, वुड, माइट और कुड का इस्तेमाल कैसे करें? मस्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम बताते हैं ये कंपल्सन के लिए होता है, बाध्यता के लिए होता है। जब हम एकदम जरूरी कोई चीज कह दें तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब क्लाइमेट चेंज इतने दिनों से सुनते चले आ रहे हो, तो क्लाइमेट चेंज मतलब एक जनरल सेंस में आ जाना चाहिए भाई, यहाँ पे तो मस्ट ही लगेगा क्योंकि तो कंपल्सन हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मस्ट होगा इस सवाल का जवाब। तो नेशंस मस्ट कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस, transitioning to renewable energy sources and implementing sustainable practices. Cooperation on technological advancement and sharing resources will foster a collective resilience against the impacts of climate change. The urgency of this issue calls for a united front where governments, businesses, and individuals work together to create a sustainable and resilient future for the dash, ठीक है ना, for the generations to come, for the businessmen to come, for the poor people to come, backward nations
या जनरेशन टू कम, मतलब ये जो मेजर लेना है हमको, मोटा मोटा तो अपने को समझ में आ रहा है ना कि क्लाइमेट चेंज पे है, क्लाइमेट ज्यादा बढ़ रहा है, इसको कम करना चाहिए, सभी नेशंस को सामने आना चाहिए, ये एफर्ट मारना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन के लिए हम अच्छा क्लाइमेट दे सके। तो जनरेशन यहाँ पे साफ साफ है, मतलब अगर आप मेंस तक पहुंचे हो तो आप एक बात तो समझ रहे होगे ना कि ये मतलब ये वाला जो आपका क्लोज सेट था बहुत ही ज्यादा आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको कंफ्यूज करे, जो आजू बाजू भी ऑप्शन हो, बहुत दूर दूर ऑप्शन है, एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि इसका तो यही ऑप्शन होगा। इसके बाद बात करें जो है अगला है द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज ए सैरो जॉय किलिंग हैंकरिंग, ठीक है ना। द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज ए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट दैट अकर्ड इन फ्रांस बिटवीन 1787 एंड 1799 एंड रीच्ड टू इट्स हैंकरिंग जॉय सारो एंड किलिंग इन 1789। हैंकरिंग का मतलब एक शब्द है, ये बड़ा वो था, इसका मतलब होता है चाह होता है, बेकरारी होती है, लालसा होती है, मतलब एक तरीके से लोगों की चाहत की बात हो रही है। अगर हैंकरिंग का मतलब होता है किसी की नीड हो गई, एक तरह से नेसेसिटी हो गई हैंकरिंग का मतलब। सारो का मतलब दुख, किलिंग का मतलब मारना, जॉय का मतलब हंसाना, हैंकरिंग। अब मोटा मोटा जब इस पैसेज को पढ़ोगे तो इस पैसेज में क्या दिया हुआ है, आपको एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का डिस्कशन दिया हुआ है। अब क्या है कि अगर हम बात करें जब हम जीके जीएस पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है हमारे एसएससी में नहीं पूछा जाता है, यूपीएससी और बाकी जगहों में पूछा जाता है। 2015 में मैं तैयारी कर रहा था तो यूपीएससी मैंने पढ़ा था, तो मैंने खूब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी थी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ते हो तो फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ते हो। अब ये एक तरीके की क्रांति है भैया, सुनो हमारी बात, और जैसे एक क्रांति देखते हैं वैसे दूसरी क्रांति है, तो जनरल थीम तो वही है कि एक क्रांति की चर्चा हो रही है, उसके जितने भी इवेंट्स है उसकी चर्चा होगी मोटा मोटा। तो बात यह हो गई है कि The French Revolution is a revolutionary movement that occurred in France between 1787 and 1799। ये बताया जा रहा है कि 1787 से 1799 के बीच में हुआ था, और ये पहुंचा 1789 में हैंकरिंग पर पहुंचा, सारों पे पहुंचा, जॉय पे पहुंचा, किलिंग। देखो भैया रिवोल्यूशन है तो सारों पे पहुंचेगा नहीं, जॉय पे पहुंचेगा नहीं, और जब हम रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो किलिंग नहीं होती है। हैंकरिंग का मतलब एक तरीके के लालच, चाह, नीडनेस हो गया, तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हैंकरिंग। दिस रेवोल्यूशन हैड मेनी कॉजेज, इस रेवोल्यूशन का जो है इस क्रांति का बहुत सारा कॉज हुआ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वाज, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये बताना, ऑप्शन नंबर 2 है। ए स्ट्रांगली एक्सप्रेस डिमांड, ए कॉल फॉर फोर्सेस, डिक्लेरेशन फॉर वॉर, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू फेज। देखो जब कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब भी कोई क्रांति होती है, उस क्रांति में जब वो पीक पे पहुंचता है तो जो डिमांड पब्लिक की होती है वो तानाशाहों तक पहुंचती है। वो तानाशाह ईस्ट इंडिया कंपनी हो या तानाशाह किसी नेचर में हो, तो जो पब्लिक की डिमांड होती है वो पहुंचती है। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में पहला ऑप्शन इस पर फिट बैठेगा कि स्ट्रांगली एक्सप्रेस डिमांड, ये जनरल पब्लिक की डिमांड होगी, वो पहुंची। क्या हो रहा है कि दिस रिवोल्यूशन हैड मेनी कॉजेज बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वाज द स्ट्रांगली एक्सप्रेस डिमांड ऑफ बर्जियोजीज। बर्जियोजीज का मतलब होता है मिडिल क्लास भाई, ठीक है ना। हु वर मर्चेंट, जो मर्चेंट थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, प्रोफेशनल थे। द पीजेंट्स, मेनी ऑफ देम लैंड ओनर्स वांटेड टू गेट रिड ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची एंड फ्यूडलिज्म। आगे है अनदर फैक्टर्स, और मुझे डॉट 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 दिख नहीं रहा है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि अगर डैश नहीं है तो आगे सवाल में क्या पूछा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 वो तो भर दिया अपन ने, मिडिल, पिनाकल और फॉल। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ यार ऑप्शन में, किसी का किसी में मैच तो नहीं हो गया, क्योंकि मुझे उस वाले ऑप्शन के हिसाब से एक लालच भी हो सकती है, और एक मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे पिनाकल ये वाले ऑप्शन मैच करना चाहिए था, जिस हिसाब से इसका ऑप्शन दिया हुआ है। थोड़ा मेरे को उसमें डाउट लग रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन शिक्षक होने के बाद भी जो ऑप्शन दिया होता है उसी में से चूज करना पड़ता है। जैसे मेरे को ये समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में भरना होना, तो फाउंडेशन, मिडिल और पिनाकल और फॉल का मतलब हो गया कि जो 1789 पे वो अपने पिनाकल पे पहुंचा था, चरम सीमा पर पहुंचा था क्रांति, ऐसी यहाँ पे हो सकती है। वो दोनों क्या थे वो अपने को देखना पड़ेंगे, वो ऑप्शन कैसे मैच कर गए। इनहेरेंट का जो है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये पैसेज में कुछ गड़बड़ी है, ये पैसेज में कुछ गड़बड़ी है, तो ये पैसेज मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ मिसमैच हो रहा है, ठीक है ना, कुछ मिसमैच हो रहा है। मेरे पास पेपर है, मैं पेपर चेक तो कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत होगी तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। ये दूसरा आ गया है कंप्रीहेंशन, चलो इसको कर लेते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन का इशू है, ये पूरा का पूरा पैसेज वापस मैं जो है इसका सोल्यूशन डाल के दे दूंगा। इसमें पैसेज में कुछ दम नहीं था यार, पैसेज बहुत नॉर्मल था।
ये आया था कंप्रीहेंशन एक, ठीक है ना, अच्छा पैसेज था। एल्गी आर photosynthetic creatures that have pigment that aid in photosynthesis such as chlorophyll। मतलब एल्गी के विषय में जानकारी स्टार्ट किया गया है। दे डू नॉट however have the actual stems, roots और leaves found in vascular plants। बोल रहा है एल्गी के अंदर जो है वैस्कुलर प्लांट की तरह जो है क्या नहीं होता है, एक्चुअल स्टेम्स नहीं होता है, रूट्स नहीं होता है, लीव्स नहीं होता है, ठीक है ना। वाइल सम ऑफ देम हैव मेनी सेल्स, लेकिन कुछ जो एल्गी होते हैं उनके अंदर सेल्स होते हैं। अदर्स आर यूनिसेलर सेलुलर्स, कुछ के अंदर एक ही सेल होते हैं। दे माइट एस्टेब्लिश कॉलोनीज एज वेल, वो कॉलोनीज भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। द मेजोरिटी ऑफ एल्गी आर एक्वेटिक, जो मेजोरिटी एल्गी होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब जल में रहने वाले। सम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। एंड दे कैन बी फाउंड ऑन रॉक्स, ट्रीज एंड मॉइस्ट सॉइल, जो पाए जा सकते हैं रॉक्स में, ट्रीज में और मॉइस्ट सॉइल में। सर्टन एल्गी स्पेसीज को एग्जिस्ट वेल विथ अदर लिविंग थिंग्स, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो दूसरे लिविंग थिंग्स के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, लाइकेंस आर ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीन एंड ऑफन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगी। यहाँ पे लाइकेंस का डिस्कशन हुआ है, जो एल्गी और फंगी के बीच में जो है एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की चर्चा हुई है। एल्गी आर मेंबर्स ऑफ ए मल्टी फाइलेटिक ग्रुप, यहाँ पे बताया गया है कि एल्गी जो है मल्टी फाइलेटिक ग्रुप का जो है मेंबर होता है। इसके बाद जरा ध्यान से देखो, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज नो कॉमन एंसेस्टर एंड दैट द स्पीसीज इन दिस कैटेगरी आर नॉट नेसेसरली क्लोजली रिलेटेड। इनका देखो कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होता है, ऐसा भी बताया गया है, और ये क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं, ऐसा भी बताया गया है, नेसेसरली नहीं है। दे डू नॉट हैव अदर मार्फो एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकली ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, but they do have one thing in common, they are eukaryotes with the principal pigments being chlorophyll, okay, which allows them to perform photosynthesis. Physiology is the scientific name for the study of algae. The blue green algae is one example of a reference, but some sources do not classify them as algae because they are prokaryotics। सवाल में क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज द मेन पिगमेंट इन एल्गी फॉर फोटोसिंथेसिस। पहली लाइन ही दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से, एल्गी आर फोटोसिंथेटिक क्रिएचर्स दैट हैव पिगमेंट दैट एड इन फोटोसिंथेसिस सच एज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मेन जो है एलिमेंट होता है। ऑप्शन दिया है 4, जिसमें पहला ही ऑप्शन है ये, मतलब इसको अगर आप ये पढ़ोगे तो सीधे 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 आप पहुंच जाओगे। अगले सवाल का जवाब देखो ध्यान से, व्हाट इज द central theme of the passage, the anatomy of vascular plants, the diversity and characteristic of algae, the prokaryotic nature of blue green algae, the symbiotic relationship between algae and fungi। अगर इस पूरे पैसेज को पढ़ रहे हो ना तो ये आपको एल्गी के विषय में पूरी जानकारी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मेंशन की गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि ये पूरा एल्गी का चरित्र चित्रण किया गया है, उसकी डाइवर्सिटी को बताया गया है, ठीक है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताया गया है। पूरा ध्यान से पढ़ोगे, एक एक लाइन उसकी डाइवर्सिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है। अगला है, विच स्टेटमेंट एक्चुअली डिस्क्राइब वैस्कुलर प्लांट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। देखो वैस्कुलर प्लांट के अंदर ट्रू स्टेम्स होता है, रूट्स होता है, लीव्स होता है, अनलाइक एल्गी। ये एक लाइन लिखा हुआ था कि एल्गी में ये नहीं होता है, लेकिन वैस्कुलर प्लांट में जो होता है। वैस्कुलर प्लांट्स आर यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कहा गया एल्गी एंड वैस्कुलर प्लांट्स शेयर द सेम मार्फो, नहीं, वैस्कुलर प्लांट्स लैक स्टेम, नहीं, वैस्कुलर प्लांट में होते हैं, एल्गी में नहीं होता है। तो वैस्कुलर प्लांट्स हैव ट्रू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स अनलाइक एल्गी। ये कहां पे मेंशन था, यहाँ पे देखो मैंने, ये देखो, ये मेंशन है, ठीक है ना। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला सवाल दिया हुआ है, व्हाट डज द टर्म मल्टीफिलेटिक ग्रुप मींस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एल्गी। ये देखो लिखा है मल्टीफिलेटिक ग्रुप्स, multiphyletic group. Algae are members of a multiphyletic group. This indicate that there is no common ancestor. ये इंडिकेट करता है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, that there is no common ancestor and that the species in the category are not necessarily closely related। ये पूरा चीज यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, ये लाइन से आपको जवाब यहाँ से। They do not have other morpho-anatomical characteristic typically of vascular plants, but they do have one thing in common, they are eukaryotes, ठीक है ना, with the principal pigment being chlorophyll।
ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये सवाल के जवाब को आपको यहाँ से एक्सप्लोर करना था। बीइंग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्या लिखा है, देयर इज नो कॉमन एंसेस्टर एंड दैट द स्पीसीज इन द कैटेगरी आर नॉट नेसेसरली क्लोजली रिलेटेड। बीइंग क्लोजली रिलेटेड है, नो कॉमन एंसेस्टर, नॉट क्लोजली रिलेटेड, दिस इज द ऑप्शन दिया लिखा ना ग्रुप। This indicate that there is no common ancestor and that the species in the category are not necessarily closely related। ये साफ साफ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है इस सवाल का जवाब। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब इसके बाद एक और पैसेज दिया हुआ है, लेकिन ये इतना छोटा लिखा हुआ है ना कि ये स्क्रीन पे, मतलब ये बहुत बड़ा पैसेज था, इसको स्क्रीन पे अगर अपन पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, आपको समझा नहीं पाएंगे। और मैंने पैसेज पढ़ रखा है, पैसेज बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो, मैं थीम बता देता हूँ, दिखा हुआ ना कहां से स्टार्ट हुआ है, रुकना एक मिनट। सुभाष चंद्र बोस ए प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट, मतलब सुभाष चंद्र बोस के विषय में पूरा का पूरा दिया हुआ है। ये सिंपल स्टोरी है, सिंपल स्टोरी रीड करोगे सबको समझ में आता जाएगा, चीजें बिल्कुल एक मेंशन होगी। तो इसको आप खुद से भी कर सकते हो, इसको आप खुद से भी कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं था, खुद से भी कर सकते हो। अब ओवरऑल अगर मेरे से पूछना चाहोगे ना कि ये पेपर था कैसा, अगर ओवरऑल पूछा जाओगे कि पेपर कैसा था, कितना किया जा सकता था 45 में से, 45 में से देखो जो बच्चा जो है 42-43 से कम करके आया है, ठीक है ना, वो तो मतलब मान के चलो कि उसकी मेंस की तैयारी ठीक नहीं थी, उसकी मेंस की तैयारी ठीक नहीं थी, उसने इंग्लिश सही से नहीं पढ़ा हुआ है। अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, 2025 की तैयारी कर रहे हो, देखो 3 किताबें हैं जो मैं बता रहा हूँ, घोर के पी जाओ। मैंने 3 किताबें लिखी है, ग्रामर, वोकैब और कंप्रीहेंशन। एक सिंगल आइडिया इस किताब से बाहर नहीं है, एक सिंगल आइडिया इन तीनों किताब से बाहर नहीं है। मैं आपको ये सारे का सारा चीज पढ़ाता भी हूँ, आप मेरे साथ यूट्यूब पे बने भी रह सकते हो। इसमें से जो एकदम क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ के पढ़ाता हूँ। पूरा कोर्स मेरा डेडिकेटेड रहता है, मैं बहुत सारी कहानी भी नहीं सुनाता हूँ, तो उससे आपको अगले साल की तैयारी में अंग्रेजी को सेव करने में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला पेपर जो है उसका भी सोल्यूशन आपके बीच में लेके आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।